वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे टीजीटी और पीजीटी के सेकंड लेक्चर यानी कि पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट और टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। ये आपका ऐसे चैप्टर हैं जो आपके रैंक को सुधारेंगे टीजीटी और पीजीटी में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब पॉल्यूशन क्या चीज़ होता है? पॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि कोई भी सब्सटेंस, हमारे इन्वायरमेंट में होने वाला कोई भी घटना जो लाइफ को क्या कर दे, लाइफ को हमारे खतरे में डाल दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। और जो जो सब्सटेंस कॉज करते हैं पॉल्यूशन को, उनको पॉल्यूटेंट बोला जाता है। तो पॉल्यूटेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अगर हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करें तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जिनका आइडेंटिफिएबल, यानी कि आइडेंटिफिएबल का मतलब जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये आखिर निकल कहाँ से रहा है, ठीक है। यानी कि जिनके सोर्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे भट्ठी वगैरह से निकलता है, तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है। और इस प्राइमरी पॉल्यूटेंट में जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के द्वारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का हम सोर्स पता नहीं लगा सकते, यानी कि डेराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ओके, इसमें एग्जाम्पल नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, पैन हो गया, यानी कि परऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट, और ओजोन आ गया। ओके, इसके बाद जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट भी होते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि जो हार्म इट्स नेचर इंसेक्टिसाइड, ठीक है, जैसे कि जो अपने जिनका नेचर ही होता है हार्म पहुंचाना, जैसे कि इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो आपके क्वालिटेटिव प्रॉब्लम काज करते हैं। और क्वांटिटी के बेसिस पर, यानी कि वो पहले हार्मफुल तो नहीं होते, लेकिन अगर उनका डोज बढ़ जाए, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का अगर डोज बढ़ जाएगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे, इसीलिए इनको क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम बोला जाता है या पॉल्यूटेंट बोला जाता है। अगर प्लांट टेक एसेंशियल एलिमेंट फ्रॉम द लिथोस्फीयर। अब देखिए, कोई प्लांट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई प्लांट है, ये मिट्टी के कौन से पार्ट से, यानी कि कौन से स्फीयर से ये मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, तो ये लिथोस्फीयर से एब्जॉर्ब करता है। अगर हम पॉल्यूटेंट में देखें तो पॉल्यूटेंट दो तरीके के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिनको माइक्रोब्स आसानी से फिर से मिट्टी में मिला दे, यानी कि उनका डिग्रेडेशन कर सकें। जैसे हमारे पास कोई छिलका है, ठीक है, सपोज कीजिए, तो उसको माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं? आसानी से डिग्रेड कर सकते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जिनको माइक्रोब्स डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल याद रखिएगा, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो क्या होता है? आपका एथेन होता है, ठीक है, DDT। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पर कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, ठीक। फिनोलिक कंपाउंड्स का मतलब जैसे डाई वगैरह आ सकता है, बेंजीन हो गया, और इसके डेरिवेटिव हो सकते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि मेजर पॉल्यूटेंट्स में जैसे पार्टिकुलेट मैटर हो गया। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब ये जो छोटे छोटे सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। जैसे डस्ट हो गए, स्मोक हो गया, और क्या आपका सूट का मतलब जो आपका ब्लैक धुएं के साथ निकलता है उनको सूटी फ्लेम बोलते हैं। गैसेज में नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गए, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपके गैसियस मेजर पॉल्यूटेंट में आएंगे। अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे बेंजीन, ईथर है, कुछ डाइज हमारे पास होते हैं जो लैब में हम यूज़ करते हैं, ये भी मेजर पॉल्यूटेंट लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आएंगे। सिलिका बहुत पूछा गया है। सिलिका अपने SiF4 यानी कि सिलिका टेट्राफ्लोराइड के फॉर्म में ये क्या करता है? मेजर पॉल्यूटेंट काज करता है। अगर हम मेटल्स में देखें, मेटल्स अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे, हैवी मेटल्स आते हैं इसमें। हैवी मेटल्स उनको बोला जाता है जिनकी डेंसिटी, याद रखिएगा, जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से क्या होती है? ज़्यादा होती है। सभी मेटल को हम लोग हैवी मेटल्स नहीं बोलते हैं। हैवी मेटल उनको बोला जाता है जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होती है। अब अगर यहाँ पर हम डोमेस्टिक आपके पॉल्यूटेंट की बात करें, जो हमारे घरों से निकलते हैं, जैसे सोप हो गया, सोडा हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब क्या होते हैं? डोमेस्टिक आपके पॉल्यूटेंट होते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग, देखिए अब यहाँ पे स्मॉग जो है, स्मॉग यहाँ पर हम डिटेल में अभी देखेंगे। स्मॉग दो तरीके के होते हैं एक्चुअली, नेक्स्ट स्लाइड में सॉरी इसी स्लाइड में देखेंगे, फोटोकेमिकल स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग। देखिए स्मॉग एक्चुअली होता क्या है, स्मॉग जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। वो एक तो बोला जाता है जिसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो क्लासिकल स्मॉग होता है।
जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो वार्म कंडीशन और ड्राई कंडीशन में बनता है, और फिर किस में बनता है, सनी, यानी कि जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होते हैं, सनलाइट जब हाइड्रोकार्बन पर पड़ता है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर पड़ता है या ओजोन से रिएक्ट करता है, तो जो स्मॉग बनता है, जो धुआं बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। और ये फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। और इसमें एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या याद रखेंगे, पैन को याद रखेंगे, पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट, ओजोन, एक्रोलीन और एल्डिहाइड को रखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपका कि फोटोकेमिकल स्मॉग के एग्जाम्पल बताइए। ये कब बनेगा, वार्म कंडीशन में बनेगा, ड्राई कंडीशन में बनेगा और सनी कंडीशन में बनेगा, जब सनलाइट हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन के ऊपर पड़ेगा तो ये बनेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। इसके अलावा दूसरा स्मॉग होता है दूसरे टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग इसके जस्ट उल्टा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग के। ये कूल कंडीशन में बनेगा और ह्यूमिड क्लाइमेट में, यानी कि थोड़ी बहुत नमी वाले स्थान पे बनेगा। और ये इसमें फॉग और स्मॉग और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें एग्जाम्पल आते हैं। ज़्यादातर देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग ही आपसे पूछा गया है। अगर क्लासिकल स्मॉग का पूछा जाएगा तो ये देखिए रिड्यूसिंग नेचर का होता है। किस नेचर का, तो रिड्यूसिंग। और फोटोकेमिकल स्मॉग कैसा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो ये था फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसमें ओजोन, पैन और एल्डिहाइड वगैरह आपके एग्जाम्पल आते हैं। अगर एग्रोकेमिकल की बात किया जाए तो इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आपके पॉल्यूटेंट्स आते हैं। अगर रेडियोटिव सब्सटेंस की बात की जाए तो स्ट्रॉन्सियम हो गया, कोबाल्ट हो गया और यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया। दीज आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अगर हम यहाँ पे पैन की बात करें, ठीक है, यानी कि पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट। अगर आप पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, एस्टिल ग्रुप हो गया। O O यहाँ पर लगा दीजिए NO2, तो देखिए पराक्सी का मतलब ये पराक्साइड लिंकेज हो गया, पराक्सी ये एसिटिल ग्रुप हो गया, पराक्सी एस्टिल, यहाँ पे नाइट्रेट नाइट्राइड ग्रुप हो गया। तो ये हो गया पैन का फार्मूला, पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट। पूछा जाता है पैन कब बनता है, तो पैन बनेगा जब हमारे हाइड्रोकार्बन क्या, जब हमारे हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेंगे हमारे एच न्यू का मतलब सनलाइट से रिएक्ट करेंगे, तब जाके पैन का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपके एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है और फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। जो पैन होता है वो पावरफुल आई इरिटेंट का काम करता है, यानी कि आंख में खुजली करने वाला होता है। इसके अलावा ओजोन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नोज और थ्रोट प्रॉब्लम काज करते हैं, यानी कि हमारे गले में खराश उत्पन्न करते हैं। जो ओजोन होता है, ओजोन के बारे में ज़रा हम देख लेते हैं। तो ओजोन दो लेयर में पाया जाता है, एक ट्रोफोस्फीयर में पाया जाता है और एक स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन पाया जाता है और ट्रोफोस्फीयर में बैड ओजोन पाया जाता है। अब गुड ओजोन और बैड ओजोन का मतलब ये नहीं है कि ये खराब ओजोन है, ये अच्छा वाला ओजोन है। यहाँ पर मतलब है इससे थिकनेस से। जो आपका ट्रोफोस्फीयर होता है, ओजोन का जो मोटाई होती कम होती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की मोटाई ज़्यादा होती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर को अगर देखेंगे 10 से पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है, और स्ट्रेटोस्फीयर थोड़ा सा नीचे होता है, 10 किलोमीटर ही होता है। यानी कि ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर होता है और नीचे ट्रोफोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन पाया जाता है। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गुड ओजोन किस में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे जेट वगैरह उड़ाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि जेट जो होते हैं उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, वो ओजोन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए जेट वगैरह ट्रोफोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं। अगर हम ओजोन की थिकनेस, ये जो थिकनेस है ना, जैसे पानी को हम लीटर में नापते हैं, और वेट को जैसे आलू आलू खरीदने गए तो हम किस में नापते हैं, केजी में। उसी तरीके से जो थिकनेस होती है ओजोन का, उसका यूनिट डॉप्सन यूनिट होता है। क्या होता है, डॉप्सन यूनिट होता है। अब देखिए ओजोन प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। जैसे UAA अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी 3 रेडिएशन होते हैं, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B और अल्ट्रावायलेट C। अल्ट्रावायलेट C का आपका वेवलेंथ, अल्ट्रावायलेट C का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, अल्ट्रावायलेट A का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो वेवलेंथ अगर सबसे कम होगा तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, इसीलिए एनर्जी सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट A की होती है, देन अल्ट्रावायलेट B की होगी, देन अल्ट्रावायलेट C की होगी। तो सबसे घातक जो होगा वो अल्ट्रावायलेट A होता है और अल्ट्रावायलेट B होता है। इन्हीं अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B को ओजोन क्या करता है, रोकता है। और अल्ट्रावायलेट C आता है पृथ्वी पर, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब देखिए आगे कह रहा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज द स्किन कैंसर। जहाँ पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ेगा वहाँ पर
स्किन कैंसर काज कर देगा। और अगर आँख में पड़ता है तो हार्डनेस ऑफ कॉर्निया कर देगा, हमारी कॉर्निया जो है वो हार्ड हो जाएगी, उसके अंदर का फ्लूइड द्रव्य सूख जाएगा। अब देखिए ओजोन का क्षरण होता कैसे है। ओजोन के ऊपर जो हम लोग फ्रिज रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उनसे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं सीएफसी, या ओजोन को ब्रेक करने वाले पॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओजोन को O2 प्लस ऑक्सीजन के रेडिकल में तोड़ देते हैं। इसी तरीके से एक और ओजोन मान लीजिए टूटा ओजोन और रेडिकल में, तो ये तो ओजोन ऑक्सीजन फ्री हो गया, ऑक्सीजन फ्री हो गया, गैस के फॉर्म में हो गया। और ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल दोनों क्या कर लेंगे, कंबाइन करके फिर से O2 बना लेंगे। यानी कुल मिला करके 2O3 3O2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि 2 मोल ओजोन 3 मोल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अभी हमने स्मॉग के बारे में बताया, तो कह रहा है कि वर्ड जो स्मॉग होता है सबसे पहले क्वाइंड टर्म ये किया था H.A. विक्स ने, ठीक है, H.A. विक्स ने इसको टर्म दिया था। तो टर्म कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो ये नागपुर में है, ठीक है, जिसको हम लोग शार्ट में NEERI बोलते हैं। तो ये कई बार आपसे पूछा जा चुका रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हैवी मेटल्स के बारे में लिखा हुआ है। टॉक्सिकोलॉजी में अगर हम देखें तो हैवी मेटल्स में फ्लोरीन जो होता है वो टूथे का फिनामेल, यानी कि अगर ज़्यादा फ्लोरीन आप वाटर में ले रहे हैं या वाटर में आ रहा है, गलती से तो जानबूझ के तो लेंगे नहीं, जो अगर आपके पानी में फ्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो इनामेल को क्या कर देगा, दांत के ऊपर इनामेल को ख़त्म कर देगा, ठीक है, जैसा कि हम लोग उन्नाव वाले केस में देखते हैं। उन्नाव केस स्टडी है एक, ओके। और कैडमियम से इटाई इटाई डिजीज़ होती है, इसको याद रखिएगा। और प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट क्या होता है, मेल में एक ग्लैंड पाई जाती है पेनिस में, तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेट। तो यहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। मरकरी से क्या होता है, मिनीमाटा डिजीज, एम फॉर मरकरी, एम फॉर मिनीमाटा डिजीज होता है। आउच आउच डिजीज होता है। और इसमें ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिसमें कैल्शियम का लेवल घटने लगता है तो पेन होता है बोन में, ठीक है। और ये मरकरी मिनीमाटा जापान में खोजा गया था। आर्सेनिक से ब्लैक फूड डिजीज होता है, क्या होता है, ब्लैक फूड डिजीज होता है। बेंजीन से ब्लड कैंसर होता है। और सिगरेट स्मोकिंग से एम्फीसीमा डिजीज होता है, जो कि हमारे एल्वियोलाई के सरफेस एरिया को कम कर देता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम टॉक्सिकोलॉजी में अगर आगे देखें तो मरकरी का कौन सा फॉर्म पूछा जाता है, सबसे मोस्ट हजार्डस, यानी कि मोस्ट हजार्डस का मतलब सबसे ज़्यादा घातक होता है। तो मरकरी का जो मिथाइल मरकरी होता है CH3Hg, अच्छा मरकरी से मिथाइल मरकरी बना कैसे होगा, हमारे माइक्रोब्स बनाए होंगे, हमारे सूक्ष्म जीव मिथाइल मरकरी को मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि ये हजार्डस फॉर्म होता है। इसी तरीके से अगर आर्सेनिक पूछा जाएगा, आर्सेनिक किस फॉर्म में ज़्यादा सबसे पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, तो आर्सेनिक As+3 के फॉर्म में सबसे ज़्यादा हैजार्डस टॉक्सिक होता है। क्रोमियम +6 के फॉर्म में सबसे ज़्यादा हैजार्डस होता है। अब देखिए यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। DDT कह रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। और ये क्या करता है, देखिए DDT अगर गलती से चिड़ियों ने खा लिया, जैसे चिड़िया के अंदर जाएगा कैसे, DDT का हम छिड़काव करेंगे, वो सबसे पहले मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से केचुए खाएंगे या फिर अदर इंसेक्ट भी खा सकते हैं। इंसेक्ट या केचुए को कौन खाएगा, चिड़िया खाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के फूड वेव या फूड चेन के थ्रू हम बॉडी के अंदर जाएगा चिड़ियों के, और वो क्या करेगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, किसको, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। तो आपको पता है कि जो उनके अंडे होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो अंडा जितना मोटा होना चाहिए था कैल्शियम की कवरिंग उतना मोटा नहीं हो पाता है, थिन कवरिंग होती है, पतली कवरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंडे जैसे ही चिड़िया उसको सेने जाती है, यानी कि उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करने जाती है, तो उसके अंडे फूट जाते हैं। यानी कि चिड़ियों की संख्या में भारी गिरावट आती है DDT की वजह से, इसलिए DDT पर बैन लगा दिया गया है, ओके। तो बर्ड्स के डिस्टर्ब करता है ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को। और DDT किस में कन्वर्ट होता है, DDT एल्ड्रिन और डाई एल्ड्रिन में कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोब्स के द्वारा मिट्टी में। एल्ड्रिन ज़्यादा खतरनाक होता है, डाई एल्ड्रिन कम खतरनाक होता है। और इसी क्रम में आता है बायोमैग्निफिकेशन। टॉक्सिकोलॉजी में एक टर्म बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो भी हम लोग पेस्टिसाइड या टॉक्सिकेंट यूज़ करते हैं वो लो ट्रॉफिक लेवल से उसका धीरे धीरे हाई ट्रॉफिक लेवल में पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए हमने DDT का छिड़काव किया कहीं पर, तो DDT यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमने DDT का छिड़काव किया तो DDT
डीडीटी इंसेक्ट में सबसे पहले जाएगा। इंसेक्ट से कहाँ पे चला जाएगा, मान लीजिए वो फिशेस ने खा लिया तो फिशेस के अंदर चला गया। फिशेस से कौन खा लिया, ह्यूमन खा लिया। क्या लिया, ह्यूमन खा लिया। तो देखिए डीडीटी पहले इंसेक्ट में गया, इंसेक्ट से फिशेस में गया, फिशेस से डीडीटी ह्यूमन में आ जाएगा। अब देखिए, अब डीडीटी मान लीजिए यहाँ पर 1 ग्राम था, ठीक, तो इंसेक्ट भी 1 ग्राम हर इंसेक्ट के अंदर। तो फिशेज ने सपोज कीजिए 5 इंसेक्ट को खाया तो 5 ग्राम पहुंच गया, और ह्यूमन ने 5 मछली को खाया तो 25 ग्राम पहुंच जाएगा। किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। तो लगातार देखिए कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, 1 ग्राम से 5 ग्राम, 5 ग्राम से 25 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है लो ट्रैफिक लेवल से हाई ट्रैफिक लेवल की तरफ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और इस बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा ह्यूमन में देखिए ये जो डीडीटी वगैरह होते हैं ये हमारे फैटी टिश्यू में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि फैट के अंदर स्टोर हो जाते हैं और बाद में यही चल के कैंसर वगैरह काज करते हैं। क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए हैवी मेटल जो होते हैं वो आपके फैटी टिश्यू में डिपॉजिट हो जाते हैं। अच्छा, इसी से संबंधित बायोमैग्निफिकेशन से संबंधित यहाँ पर एक टर्म आता है यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन याद रखिएगा, एजिंग ऑफ लेग। तो हमको बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रिफिकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारा घर है, एक घर के पास मान लीजिए एक तालाब है। क्या है, ये तालाब है। जो घर से हमारे सब्सटेंस निकल रहे हैं ये तालाब में जाएंगे और धीरे धीरे तालाब क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। और ये कभी यहाँ पर पानी पूरा सूख जाएगा और यहाँ पर क्या उगाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे उगाएंगे, यानी कि इसकी एजिंग हो जाएगी। झील का क्या, झील यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। और बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, डीडीटी से इंसेक्ट में गया, इंसेक्ट से फिशेज में, फिशेज से ह्यूमन में गया, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और इसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो एजिंग ऑफ लेग को यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, एरोसॉल का पार्टिकल हमने देखा, क्वेश्चन एरोसॉल पार्टिकल का साइज पूछा गया है। तो एरोसॉल के पार्टिकल का 1 माइक्रोमीटर से कम होता है और ये डिक्रीज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कर देता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब CO2 को अंदर नहीं जाने देगा। CO2 को अंदर नहीं जाने नहीं देगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो एरोसॉल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, घटाता। अब देखिए कह रहा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। इन्वायरमेंटल डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून। और कब कब स्टार्ट किया गया था, 1989 को स्टार्ट किया गया था। तो आपसे ओजोन डे पूछा जाता है, ओजोन डे आपको 16 सितंबर को होता है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे पूछा जाता है तो ये मई 22 को होता है। अगर आपसे वन महोत्सव पूछा जाता है तो वो 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम अपने रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, क्लोरीन जो होता है वो 10,000, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मालिक्यूल को तोड़ सकता है ओजोन के, तो 10,000 ओजोन के मालिक्यूल को वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है एक क्लोरीन, ठीक है, ओजोन ईटर। इसीलिए CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ओजोन खाने वाला यानी कि ओजोन ईटर के नाम से जानते हैं। इससे ओजोन को 10,000 मालिक्यूल से और ज़्यादा तोड़ता है कौन, मिथाइल ब्रोमाइड, जो कि आपका एक फंगिसाइड है, यानी कि फंगस को मारने वाला होता है। CH3Br फार्मूला होता है मिथाइल ब्रोमाइड। ये भी क्या करता है, ओजोन को ब्रेक डाउन करता है। फंगिसाइड से हमको याद आया, एक बेस्ट फंगिसाइड का नाम होता है बोर्डियक्स मिक्सचर। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, बोर्डियक्स मिक्सचर क्या होता है। तो बोर्डियक्स मिक्सचर जो होता है कॉपर सल्फेट और लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द, पहले तो ये फंगिसाइड पूछ लेगा, बोर्डियस मिक्सचर। अगर बोर्डियस मिक्सचर में भी क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो बोर्डियस मिक्सचर कहेगा किसका मिक्सचर होता है, तो कॉपर सल्फेट और लाइम का मिक्सचर होता है। इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एसिड रेन की तरफ। तो एसिड रेन ऐसा रेन होता है, ऐसी बारिश होती है जिसका pH 5.6 से कम होता है। अब आप ही बताइए 5.6 से अगर कम होगा तो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय नेचर का होगा। और उसमें मेनली जो होते हैं सल्फेट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, सल्फेट। आखिर ये सल्फेट आता कहाँ से है, जो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, H2SO4, यानी कि एसिडिक रेन बोलते हैं। ऐसी रेन में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि स्किन डिजीज हो जाती है, ठीक है। जनरली जो पहली बारिश होती है उसी में एसिड रेन होता है, ठीक। और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड या एसिडिक रेन का सबसे ज़्यादा ताजमहल पर इफेक्ट देखा जा चुका है। अब देखिए एयर पॉल्यूशन से संबंधित एक चीज़ है, भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम आपने सुना है।
ठीक है। त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी जो कि एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें कौन सी CuCl2, ठीक है। इसमें MIC मेनली तो MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC का यूज़ किया गया था। CH3NC लीक हुई थी, जिसकी वजह से लगभग 2500 या 2500 लोग इसमें डेथ हुई थी। यहाँ पे ये भोपाल में है। यूनियन कार्बाइड कंपनी यहाँ थी, क्या थी? यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी जो कि एक पेस्टिसाइड बनाती थी जिसमें MIC का यूज होता था। तो MIC लीक होने की वजह से मेनली MIC थी। लेकिन अगर आपसे ज़बरदस्ती क्वेश्चन पूछा जाता है MIC के अलावा कौन सी गैस थी, तो फास्जीन थी जिसका COCl2 फार्मूला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पता है कि जो रेडिएशन आता है उसको फिर से वापस चला जाना चाहिए सूर्य के द्वारा, लेकिन यहाँ पर कुछ गैसेस होती हैं जो कि इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में मेनली कौन कौन गैसें होती हैं? देखिए CO2, CH4, CFC और N2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर हम बता दें इसको लॉफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। CO2 का सबसे ज़्यादा योगदान होता है ग्लोबल वार्मिंग में 60%, उसके बाद CH4 का 20%, CFC का 14% और N2O का 6% होता है। बाकी गैसेस इसके पीछे आती हैं, 6% से भी कम आती हैं। अच्छा, देखा ये गया है कि लास्ट सेंचुरी तक 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया है पृथ्वी का। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अनुमान ये लगाया जा रहा है 2100, ठीक है, जैसे 2000 ये 21 चल रहा है तो 2100 तक 1.6 से लेकर के 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। एक आपसे इफेक्ट पूछा जाता है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट किससे संबंधित है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित होता है। ओजोन डिप्लेशन के लिए जो ओजोन आपका जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या CFC जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऊपर जा करके ओजोन को ब्रेक डाउन कर रहा है। ओजोन को तोड़न तो ओजोन टूटेगी तो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे की तरफ आएगा, तो स्किन कैंसर और हार्डनेस ऑफ कार्निया होगा। इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में हुआ था 1987 में, ठीक है, ओके। और क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो हुआ था जापान में, ठीक, जापान में। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ था। यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए। ये क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ था जापान में, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल आप याद रखेंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित था, कनाडा 1987 में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, ये क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन एक्ट जो आया था वो 1981 में आया था, लेकिन फोर्सफुली, ज़बरदस्ती कब लागू किया गया था? 1987, जब लोग मान नहीं रहे थे तो 1987 में इसको फोर्सफुली लागू किया गया। आपसे एक्ट दूसरा भी पूछा जाता है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, जो कि 1974 में आया था। फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि FMA कब बना? यानी 1980 में बना, 1980 में। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फॉरेस्ट से संबंधित, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड किससे संबंधित होता है? जो पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी, तो वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में दिया जाता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? 1986, 1986 में बना। चिपको मूवमेंट के बारे में आपको पता ही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था इसको, गढ़वाल की घाटी में पेड़ों की रक्षा करने के लिए, ओके। अब देखिए टॉक्सिकोलॉजी में फिर से ये कह रहा है पॉल्यूशन में TEL, टेट्राइथाइल लेड, यानी कि जो यूज़ होता है पेट्रोल में, जो पेट्रोल गाड़ियों में हम लोग डालते हैं उसमें जो आवाज़ आती है उसको नॉकिंग बोलते हैं। नॉकिंग को कम करने के लिए TEL यानी कि टेट्राइथाइल लेड का यूज़ करते हैं, तो PB वहीं से आता है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, लेड कहाँ से आता है? तो TEL इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर द लेड। सिंस अप्रैल 2017, देखिए अप्रैल 2017 से क्या हुआ है, BS4 को लागू कर दिया गया है। आप गाड़ियों पर देखे होंगे पीछे BS लिखा होता है, BS4 यानी कि भारत स्टेज 4 को लागू कर दिया गया है, ठीक है। इसका मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को घटाना है, ओके। टोटल वेस्टेज या पॉल्यूटेंट वाटर 0.1%। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे विश्व में कितना गंदा पानी है, कितना परसेंट? 0.1% है। आप सोचिए 0.1% गंदा पानी कितनी गंदगी फैला रहा है, ठीक। अब यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन संबंधित अगर हम देखें तो एक टर्म होता है BOD, जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है दोस्त कि 1 लीटर वाटर को माइक्रोब्स
माइक्रोब्स जो हैं ऑक्सीजन पा करके, यानी कि 1 लीटर जो आपका वाटर होगा उसमें अगर हम ऑक्सीडाइजिंग माइक्रोब्स को छोड़ दें तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए वो जितना ऑक्सीजन लेगा उसी को हम लोग बीओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीओडी बोलते हैं। ओके, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। अगर जिस वाटर का बीओडी जितना ही ज़्यादा होगा मतलब वो उतना ही प्रदूषित पानी है, उतना ही हाईली पॉल्यूटेड वाटर है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एक पानी का बीओडी ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ पर उसका पोल्यूशन ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है। अगर बीओडी कम है तो आपका प्रदूषण कम होगा। यानी कि देखिए पानी में हमारे डिजॉल्व ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि O2 के फॉर्म में पाया जाता है जो मछलियाँ वगैरह लेती हैं। तो अगर बीओडी ज़्यादा होगा, क्या बीओडी ज़्यादा होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, यानी कि बीओडी का मतलब अगर गंदा पानी ज़्यादा होगा, ठीक, तो डीओ यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये डीओ यानी कि ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर में जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें कैसे नापेंगे डीओ को, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को, तो एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं रिंकलर मेथड, ठीक है, उसी के द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं डीओ को। अगर जो पॉल्यूटेंट वाटर होता है उसको अगर साफ़ करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो दो ट्रीटमेंट किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बड़े बड़े चीज़ों यानी कि पॉलीथीन वगैरह को निकाल लिया जाता है जिसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है। इसमें माइक्रोब्स यानी कि एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया और आपके फंजाई का यूज किया जाता है, इसीलिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन यानी कि पानी को साफ करने के लिए दो ट्रीटमेंट यूज़ किया जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर हम रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करें तो सबसे बेस्ट मेथड होता है जो रेडियो वेस्ट आपके निकल रहे हैं, एक्टिव वेस्ट निकल रहे हैं, उनको मिट्टी के अंदर चट्टान के नीचे 500 मीटर अंदर दबा देना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा वही ऑप्शन सही होगा। ओके, अब देखिए स्लैश बर्न और झूम कल्टीवेशन जो होते हैं वो बेटर फार होते हैं रिफॉरेस्टेशन के लिए। रिफॉरेस्टेशन के लिए यानी कि पेड़ भी कट जाए, हमारा काम भी बन जाए और पेड़ फिर से आ जाए, उसके लिए या तो स्लैश बर्न अपनाया जाता है या तो झूम कल्टीवेशन अपनाया जाता है। मतलब कुछ समय आप यहाँ रहिए फिर यहाँ से चले जाइए दूसरी जगह, जब तक फिर से यहाँ पर आएंगे तब तक फिर से यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं स्लैश बर्न या झूम कल्टीवेशन। ओके, कंटूर विधि, ये देखिए पूछा गया है कि पहाड़ों पर किस विधि के द्वारा खेती होता है रॉक्स पे, तो वहाँ पे कंटूर मेथड के द्वारा खेती किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर पूछता है, तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर में एक होता है क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा, ठीक है, ग्लोमेरेटा, क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा जो होता है इंडिकेटर होता है लेड का। किसका? लेड का, वाटर में लेड का इंडिकेटर होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ई कोलाई यानी कि एस्चेरिशिया कोलाई इंडिकेटर होता है फ्रेश वाटर क्वालिटी चेक की जाती है एस्चेरिशिया कोलाई से। अब देखिए जैसे 2,4-D है, क्या 2,4-D का मतलब 2,4 क्लोरो डाइफिनॉक्सी एस्टिक एसिड होता है। NaA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो होता है वो सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, जो कि ये डाइकाट प्लांट को डाइकाट हर्बिसाइड के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक, ये डाइकाट प्लांट को किल कर देते हैं। और ये DDT भी क्या करता है? हर्बिसाइड होता है, ठीक है, हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड ये DDT दोनों होता है। अब होता क्या है, DDT जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि नॉन डिग्रेडेड पेस्टिसाइड में DDT आता है, BSC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम लोग गैमेक्सीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैमेक्सीन बोलते हैं। एल्ड्रिन हो गया, डाईएल्ड्रिन हो गया, ये क्या हो गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड होते हैं। आर्गेनो अगर फॉस्फेट पूछता है तो इसमें मेलाथियान हो गया, पैराथियान हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनो फॉस्फेट होते हैं। और MMU यानी कि मिथाइल मरकरी यूरिया या DCMU, ठीक है, DCMU का यूज जो है डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है किसी पेड़ से, अगर हम DCMU या MMU का यूज करते हैं तो ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एंटी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट को रोकने वाला आर्टिफिशियली। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन अगर बदल देता आपसे, नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट पूछता तो ABA एब्सिसिक एसिड हो जाता, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जो कि क्या कर देता है? स्टोमेटा के पोर को बंद कर देता है। स्टोमेटा के पोर को बंद कर देता है तो पानी उड़ नहीं पाएगा, इसीलिए इसको नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ABO का। ये कई कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए दो टर्म पूछा जाता है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर क्या होता है, एक एक्यूट सिम्टम क्या होता है। तो क्रोनिक का मतलब होता है जो धीरे धीरे काम करे, कोई मेडिसिन अगर आपको धीरे धीरे काम कर रही है तो मतलब क्रोनिक है।
एक्यूट का मतलब तुरंत काम कर दे, तो वो एक्यूट है, ठीक है। एक्चुअली देखिए, क्रोनिक और एक्यूट टर्म में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है, इस पर आपने पेस्टिसाइड डाला, पेस्टिसाइड यहाँ पर एक मॉस्कीटो था, उसको तो तुरंत मार देगा, तो ये पेस्टिसाइड ये इसको तुरंत मॉस्कीटो को मार दिया, यानी कि ये एक्यूट एक्यूट हुआ इसके लिए, ठीक। लेकिन ये पेस्टिसाइड फिर से ज़मीन में आएगा, ज़मीन के द्वारा हमारे बॉडी में पहुंचेगा और धीरे धीरे हमारे बॉडी में काम करेगा, तो हमारे लिए क्रोनिक हो गया, ठीक। तो क्रोनिक और एक्यूट का यही मतलब होता है। अगर किसी हर्बिसाइड का नाम पूछेगा तो NaClO3 सोडियम परक्लोरेट होता है। अब देखिए आपके कई टर्म होते हैं, जैसे LD50 हो गया, LD30 हो गया। तो LD का मतलब होता है लीथल डोज, 50% माइक्रोब्स को मारने के लिए अगर जितना आप डोज ने यूज़ किया तो उसको बोलते हैं LD30, और 30% को मारने के लिए जितना यूज़ किया आपने हर्बिसाइड वगैरह का, तो उसको बोलते हैं LD30, ठीक है। इसी तरीके से LD का अगर पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ LD, तो आप यही बताएंगे। नॉइज़ इंटेंसिटी अगर आपको निकालना हो तो नॉइज़ इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं कैसे। नॉइज़ इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 10 log I/I0। आई नॉट की वैल्यू हमेशा 10⁻⁻12 रखते हैं, और ये जो नॉइज़ इंटेंसिटी आएगा ये dB में आएगा, यानी कि ये डेसिबल में आएगा, क्योंकि ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। और 80 डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए क्या होती है, खतरनाक नहीं होती है। और 120 डेसिबल के ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, तो वो ध्वनि हमारे लिए खतरनाक होगी। अब देखिए पीने वाले पानी में मेटल का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए ताकि वो हमको हार्म ना पहुंचे। जैसे फ्लोराइड का तो 2 ppm 2 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए। लेड का 50 pp यानी कि पार्ट्स पर बिलियन होना चाहिए। सल्फेट का 500 पार्ट्स पर मिलियन है, तब ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट 50 ppm तो होना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे अंदर एनीमिया का काज कर देता है, ब्लड की कमी का काज करता है, जिसको बोलते हैं मिथैलोग्लोबिनिया। क्या, मिथैलोग्लोबिनिया। और इसी को हम लोग शार्ट में ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। नाइट्रेट की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है। तो ये आज हमने पूरा देखा टॉक्सिकोलॉजी और पॉल्यूशन देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई और नया टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्त टाइम नहीं बचा हुआ है तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके आप पढ़िए, और खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हमारा यही आपसे अब हम यही कह सकते हैं कि आप खूब अच्छे से पढ़िए और सेलेक्ट होइए। धन्यवाद।